एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। जिस फोर्स से जो हमारा अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। जैसे कि ये पेन है, ये पेन मैंने ऐसे ड्रॉप किया तो ये क्या कर रहा है? अर्थ को अपने ये अर्थ पेन क्या है, नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो इस पेन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। देखो, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इतना कम कर रहे हैं कि हमें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये सब चीज़ें उनके मास और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अब क्या लिखा है? द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम वेरी स्मॉल विच कांट बी डिटेक्टेड एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बहुत कम है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बहुत कम लगेगा कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। वहीं अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब और हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, दो ठे स्टोन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोन रखा है, यहाँ पर एक स्टोन रखा है। दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, बट हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कितना लगा रहे हैं, ना उनके मोशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो मास है वो कम है। ठीक है, वही मान लो कि एक स्टोन है और ये अर्थ की सरफेस है। इस स्टोन को हमने गिरा दिया है और ये अर्थ की सरफेस की तरफ गया। अर्थ की सरफेस हमारी क्या है? बहुत बड़ी है। अर्थ का मास क्या है? वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और वही ऑब्जेक्ट की मास कम है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक दूसरे की तरफ एक को कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उनके मासेस पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसे देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। गॉट इट? अभी तक हमने इतना समझा। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस लॉ सेज every body in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका मास m1 है और m2 है, तो जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। वो मतलब जो भी यूनिवर्स में हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं एक फोर्स से जो कि उन दो ऑब्जेक्ट्स के मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके जो डिस्टेंस है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये लॉ कहती है कि मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनका जो डिस्टेंस है इनके बीच में उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, गॉट इट? कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कह रहा है? दिस लॉ सेज एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके,
अब देखो यहाँ पे डिराइव भी किया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास एक ऑब्जेक्ट है ए मास m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी मास m2। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो फोर्स क्या होगा, इनके मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर के। प्रोपोर्शनल का हम सिंबल हटाकर इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर g है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा। ठीक, तो F क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जो फोर्स लग रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मास m1 m2 और जो r डिस्टेंस पे हैं, वो कितना फोर्स लग रहा है, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। गॉट इट। और G हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो G की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। देखो हमने क्या पढ़ा कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो G क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ठीक है, G यहाँ ले गए, F आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ठीक है, तो अब सबका यूनिट हम लिख लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब मीटर का क्या करना है, स्क्वायर लेना है, तो मीटर का होल स्क्वायर। m1 m2 मास क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट kg होता है, तो kg इंटू kg का होल स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ g क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।